Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है मुख्तलिफ टाइप्स में, और हर कुछ टाइप्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको मुख्तलिफ कैटेगरी असाइन की हुई है उनके रोल के मुताबिक कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो उन सब एक ही रोल प्ले करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को एक एक ही कैटेगरी दी है। सबसे पहले हम अगर एक कैटेगरी की बात करें जिसमें मोनोअमाइन है, तो मोनोअमाइन की कैटेगरी की जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो मोस्टली डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रिस्पांस, हैप्पीनेस, डिप्रेशन और रिवॉर्ड रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल में सेरोटोनिन, इफेनफ्राइन, नॉरफाइनफ्राइन एंड डोपामाइन होता है, जिसमें सबसे पहले हम सेरोटोनिन को पढ़ेंगे। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है और एक हार्मोन भी है जो कि बहुत यानी इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है किस चीज़ में, आपके मूड को रेगुलेट करने में। आपकी खुशी का बायस कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, वो सेरोटोनिन बनता है। तो यानी एंजाइटी को दूर करना, आपके दर्द पेन को कंट्रोल करना, एपिटाइट यानी आपके जो एनर्जी और स्लीप साइकिल सबको जो है ये सेरोटोनिन जो है वो कंट्रोल करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है। अब ये कहाँ-कहाँ पर पाया जाता है? ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है, जो आपकी मुँह से शुरू होती है, गर्दन से, गर्दन केले नेक के गट उसे कहते हैं, जो कि सीधा आपकी एसोफेगस यानी स्टमक में जाता है। ये इधर इस जगह पर भी ये पाया जाता है, और एक ब्रेन का स्टेम, ब्रेन के एक एरिया जहाँ से स्टेम एक किस्म का कनेक्टेड है नीचे एरिया से, उस ब्रेन के एरिया में एक नाम है रेपी न्यूक्लिया, उधर भी पाया जाता है। इसको जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है कि किस टाइप के होते हैं, वो रोकते हैं सिग्नल को, केमिकल से मैसेज को, ठीक है। तो ये उसी क्लास का एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अगर इफेक्ट्स जब एक्सेसिव हो जाए, जब ज़्यादा हो जाए, तो उसको जो है बैलेंस करता है, यानी हद से ज़्यादा नहीं गुजरने देता एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को। अगर इस सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर की अगर किसी में खराबी हो, या वो कुछ सेरोटोनिन उसका न्यूरोट्रांसमीटर सही काम नहीं करता, तो इसमें क्या होता है, उस इंसान को डिप्रेशन, सैडनेस, फैटीग, सुसाइडल थॉट्स और एंजाइटी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और ये एक बहुत अहम वजह बनती है इंसान के लिए, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए, ठीक है। और सेरोटोनिन सिंड्रोम का एक ऐसा भी कंडीशन होता है जिसमें सेरोटोनिन का ज़्यादा होना ख़तरनाक हो जाता है। ये इसलिए कि जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, तो उनमें ये सेरोटोनिन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर हेलुसिनेशन के भी शिकार होते हैं। रेस्टलेसनेस मीन्स कि उनको बिल्कुल हर वक्त एक्टिव होते हैं वो लोग, कभी कंफ्यूजन का भी शिकार होते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक किस्म का मामला बन जाता है। अब अगर हम इफाइनफ्राइन की बात करें, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, जिसको एड्रेनालाइन कहते हैं। अब एड्रेनालाइन एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्स करता है। इसको हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करने में काम करता है। एक्साइटेटरी जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, उसका काम ही यही होगा कि वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे, क्योंकि आपको पता है कि न्यूरॉन में जब न्यूरो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इंटर होता है, तो वो मैसेज को या वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फास्ट करता है, यानी ट्रिगर करता है। तो जब जो चीज़ ट्रिगर होती है, तो वो ऑब्वियसली वो स्टिमुलेट होती है। तो हम इस चीज़ के साथ इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे कि इफाइनफ्राइन, ये जो है न्यूरो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या ट्रिगर करता है। अब एड्रेनालाइन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। अब अगर इसका ज़्यादा होना इंसान के जिस्म में, इस हार्मोन का ज़्यादा बनना या ज़्यादा होना, क्या हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, इंसोम्निया यानी ज़्यादा नींद ना आना, और स्ट्रोक मीन्स के फालिज का अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाना। ऑब्वियसली जब इंसान पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या ऐसा हार्मोन हो जो स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, तो जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो न्यूरॉन आपस में दौड़ेंगे। जब दौड़ेंगे तो इट मीन्स कि आपकी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, आप एक्टिव होगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, और इसके साथ साथ आपको एंजाइटी भी के सिम्टम्स आने की भी खतरा है, और फाले जाने के भी खतरा होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक एक्टिव सिचुएशन में चले जाते हैं।
और इसी तरह अगर बहुत कम हो गई फाइन फ्राइन, तो इट मीन्स कि आप जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स होता है ना, कि जब आप पे कोई इमरजेंसी आती है आप उस वक्त किस तरह अपने आप को हैंडल करते हो। लेकिन इस चीज़ का अगर बहुत कम होगा तो आपको तो मतलब समझ ही नहीं आएगी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या करना। आप बिल्कुल लो हो गए, नरम पड़े हुए हो गए, ठीक है। और आपका स्ट्रेस, आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हो ड्यूरिंग स्ट्रेस, जब आप पे स्ट्रेस आते हैं आपका रिस्पॉन्स किस टाइप का होता है। ऑब्वियसली आप पे एंजाइटी आती है ना, स्ट्रेस में जब इंसान होता है, कोई परेशानी होती है तो उसको एंजाइटी हो रही होती है ना। तो जब आप में इस हार्मोन की कमी होगी तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा होगा आप परेशान है क्या, बिल्कुल डर से पड़े होगे। सेम इसी तरह नोरिफाइन है, ये भी स्ट्रेस हार्मोन है, बिल्कुल इसी तरह फाइन जिस तरह है, नोरिफाइन भी इसी तरह है, जिसको नॉर एड्रेनालाइन भी कहा जाता है। सेम इसी तरह ये भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और ब्रेन को इसी तरह स्टिमुलेट करता है। और फिर ब्रेन स्ट्रीम और प्रोड्यूस विद इन ब्रेन स्ट्रीम इस तरह ब्रेन में बनता है। और हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है इधर ही बनता रहता है, और इस यही केमिकल जो है आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है। सेम वही बात है, ब्रेन टू टेक एक्शन ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस, यानी किस तरह स्ट्रेस के दौरान आपने एक्शन लेना है। सेम वही बात है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन को के लिए आपको तैयार करता है। स्ट्रेस हार्मोन है ही इसी चीज के लिए कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये अफेक्ट करता है। यही वही बात इधर की गई है कि prevalent ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और अलर्टनेस में आपकी एड करता है, मतलब हेल्प करता है। और ये हार्मोन जो है नॉर एड्रेनालाइन जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पे हाई लेवल पे होता है, और जब आप सो रहे होते हैं तो बिल्कुल लो लेवल पे होता है। और ये भी हाई ब्लड प्रेशर को आपका हाई करता है, ठीक है। स्वेटिंग, एंजाइटी, पसीना ज़्यादा मतलब आना, ये भी इस हार्मोन की निशानी है, ठीक है। तो अगर ये लो लेवल होगा तो इट मीन्स कि आपकी एनर्जी लेवल, वही बात आ गई कि कम होगी, और आपका कंसंट्रेशन भी कम होगा, आप बिल्कुल से डल हो जाओगे, और कंट्रीब्यूट टू डिप्रेस फीलिंग्स। अब बात ऐसी है कि दोनों का काम एक ही जितना है, ठीक है। मतलब एक जैसा है, सिर्फ नाम का फर्क है, बाकी काम फंक्शन सबका एक जैसा है। वजह क्या है फिर कि इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करें। जब अब मैंने गूगल पे देखा कि वाकई में ये दोनों का नाम तो एक जैसा है, काम भी एक जैसा है, हम इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करें। तो क्या उधर सर्च करने के बाद ये आया कि रिफाइंड फ्राइन जो है वो ज़्यादातर अफेक्ट करता है आपके हार्ट पर, आपके हार्ट एक्टिविटी को बहुत फास्ट करता है अगर वो स्टिमुलेट हो और ज़्यादा लेवल में हो, या जब रिस्पॉन्स करता है फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन के दौरान, जब वो हार्मोन रिलीज होता है ना इफाइन यानी एड्रेनालाइन, जब रिलीज होता है तो आज उसकी ज़्यादातर फोकस आपकी हार्ट एक्टिविटी पे होती है। लेकिन नॉरिफाइन फ्राइन जो कि नॉर एड्रेनालाइन जिसे हम कहते हैं, ये भी तो वही स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है कि ये ज़्यादातर फोकस आपकी ब्लड पे करता है, यानी ब्लड प्रेशर के लें, यानी ब्लड सर्कुलेशन उसको फास्ट कर देता है जब ये हार्मोन रिलीज होता है, स्टिमुलेट होता है, तो उसका फोकस ब्लड पे होता है। तो ये मेन डिफरेंस उधर लिखा हुआ है, आया हुआ है। बाकी अगर डिटेल में तो हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज़्यादा ही फिजियोलॉजी हम हो जाएगी, और उसमें बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना चाहिए किसी भी हार्मोन का। तो हमारे लेवल की बात नहीं, बस मेन ये बात है कि बहुत आज से, और थोड़ा सा हम देख लेंगे कि उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व थी, इसमें क्या चीज़, उसमें स्लीप साइकिल का बोला है या नहीं बोला। लेकिन इसमें नोरिफाइन फ्राइन में हाइपोथैलेमस की जिक्र किया है, ठीक है। ब्रेन स्ट्रीम का जिक्र किया जिस जो उसमें नहीं किया। इस तरह डिफ्रेंशिएट वर्ड्स लिखे अपने पास कि जो आपको सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट के लिए मतलब चीज़ें मिल जाए कि आप वाकई में बता सकें कि इसमें इतना डिफरेंस है। डोपामिन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये कहें कि ये प्रोड्यूस किस एरिया में होता है ब्रेन के। अब ब्रेन के कोई 3-4 एरिया यहाँ पे गिवन है, तो मे भी ये इन 4 एरियाज का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तभी इनका नाम दिया गया है कि सब्सटेंशिया निग्रा, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, और फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड देन न्यूक्लियस एक्यूबिन्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्चुअली एक पूरा एक पार्ट है ब्रेन का, उसको तो हम सिर्फ एज अ पार्ट समझेंगे, और भी उसमें आगे जाके फिर ये छोटे छोटे एरियाज आते हैं। तो इट मीन्स कि ये चार चार एरिया का जो है वो मिल के काम है ये जो डोपामीन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, जो कि आपके खुशी खुशी प्लेजर के लिए, रिवार्ड की, जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो एज अ रिवार्ड आपको जिस तरह फीलिंग आती है, ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डोपामिन जो है वो तीनों तरह के ट्रांसमीटर का काम करता है, मतलब एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है, और न्यूरोमॉड्यूलेटर भी है। मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो खुद से
कभी भी जो है एक्साइटरी और या इनहिबिटरी नहीं होता, वो जिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, तो उससे पता चलता है। अगर वो तीनों ही रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाए तो इट मीन्स कि वो तीनों एज तीनों को मिला के काम कर रहा है, ठीक है। तो ये उनकी बाइंडिंग पर होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर का किस तरह रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है। बाइंड से मुराद कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसने तीनों न्यूरो ट्रांसमीटर टाइप्स को एक्टिवेट किया और तीनों के उसमें खसूसियात इसमें हैं। अब दूसरी बात आती है कि इस किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, कि ऑब्वियसली अब मैंने कहा कि रिवार्ड, आपको जो खुशी की फीलिंग्स मिलती है, मोटिवेशन जो आपको मिलती है, एडिक्शंस, ऑब्वियसली एडिक्टेड चीज़ें भी आपको जो है वो खुशी ही देती है ना। जब आप कोई किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं तो उसमें तो कोई बंदा ये नहीं कहता कि ये गलत चीज़ है। तो इसका ज़्यादा होना यानी सरप्लस, इसका ज़्यादा होना क्या चीज़ें रिजल्ट कर सकती, नतीजा दे सकती। इसमें कम्पिटेटिव बिहेवियर, आप एग्रेसिव हो जाते हो। कम्पिटेटिव बिहेवियर, आप एक किसी चीज़ के साथ जब आप मुकाबला के लिए तैयार होते हो तो एग्रेशन, पुअर कंट्रोल और इम्पल्सिविटी आप में ज़्यादा हो जाती है, यानी उस पर आपकी कंट्रोल कम हो जाती है। इम्पल्सिविटी और एग्रेशन एक तरह से एक ही चीज़ है। और एडिक्शन, एडिक्शन भी इसी चीज़ की होती है कि आपको प्लेजर मिल रहा होता है तभी आप किसी चीज़ के एडिक्ट होते हो, और जब इस चीज़ का ज़्यादा होता है, डोपामिन का ज़्यादा होना आप में एग्रेशन और जो इम्पल्सिस क्रिएट करता है। फिर इस तरह ये हुआ कि एडिक्टिव ड्रग्स, आप इसका लेवल क्यों इंक्रीज होता है, वो क्या वजूहत हैं, ये कि जब आप ज़्यादातर एडिक्टिव ड्रग्स लेते हैं ना, तो उस वजह से जो आप में डोपामिन का लेवल जो है वो जो है क्या कहते हैं इंक्रीज हो जाता है, और आपको इनकरेज करता है, यानी आपको और मजबूर करता है कि आप और इन ड्रग्स को लें ताकि आपको ये प्लेजर मिलता रहे, यानी प्लेजर एज अ रिवार्ड आपको मिलता रहे। और इसकी डेफिशिएंसी अगर बहुत ज़्यादा होना भी तो ये खराबी है, लेकिन अगर इसकी कमी भी आ जाए तो इसमें क्या होता है कि आप में डिप्रेशन का काज करता है। हर चीज़ का बराबर होना बेहतर होता है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा कमी आ जाए तो आप में डिप्रेशन जो है वो काज होती है, यानी आपकी फीलिंग्स लो हो जाती है। डिप्रेशन में अक्सर क्या होता है कि इंसान की फीलिंग्स लो हो जाए और डल हो जाते हैं, वो किसी काम में उसका दिल विल भी नहीं लगता, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि बॉडी के कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में भी ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। और अगर इसकी शॉर्टेज हो जाए तो इंसान को पार्किंसन डिजीज का भी खदशा लाहक हो सकता है, जो कि ट्रेमर्स और मोटर इम्पेयरमेंट में कि आपके चलने फिरने में भी थोड़ा सा क्या मतलब मसला आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को गाबा, गामा एंड अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसको ये एक ऐसा नेचुरली ऑकरिंग न्यूरोट्रांसमीटर है जो बॉडी के प्राइमरी इनहिबिटरी मैसेंजर भी कहा जाता है। इनहिबिटरी मैसेंजर ऑब्वियसली आपको पता है कि एक चीज़ को जो रोकता है इनहिबिटरी होता है, ठीक है। और गाबा जो है वो आपके ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन में पाया जाता है, जो कि हिपोकैम्पस, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस एंड ब्रेन स्टेम। जिसका इसका मेन फंक्शन क्या है, ये आपके जो विजन, आपके जो चीज़ों को देखते हैं, एंजाइटी और मोटर कंट्रोल, यानी आपकी जो मूवमेंट वाले जो एक्टिविटीज़ होते हैं, चलना फिरना, ये तमाम इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है। जिन लोगों में गाबा ज़्यादातर नहीं होता उनका पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है, मतलब उनमें इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है, मतलब उनमें एग्रेशन ज़्यादा, एक तरह का एग्रेशन ज़्यादा होता है। और क्या होते हैं कि इन ये जो है ब्रेन में सीजर्स का बाइस भी बन सकता है। कम होना, गाबा का कम होना, लेक होना, बहुत सी मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना इंसान कर सकते हैं इस वजह से, जिसमें बायोपोलर डिसऑर्डर और मेनिया का भी जिक्र है। और अगर ये ज़्यादा हो तो ये फिर हाइपरसोमनिया, यानी ज़्यादा नींद आना, जो कि हर वक्त सोया हुआ होता है इंसान, ये उसमें भी जो है वो रिजल्ट कर सकता है और इंसान में एनर्जी बिल्कुल कम कर देता है। ग्लूटामेट हमारे पास एक अनदर न्यूरो ट्रांसमीटर है अमाइनो एसिड का, और इसका जो मेन फंक्शन है कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या चीज़ होती है, आपकी थिंकिंग, आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी फॉर्मेशन, आपके थॉट्स, ये तमाम चीज़ें आपके साथ कोऑर्डिनेशन फंक्शंस होते हैं। ये आपके, ठीक है, आपके समझ बूझ वाले फंक्शन जो है ये कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस होते हैं। अब ये इसके साथ रिलेट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार का ये न्यूरो जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कोई न्यूरो अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं तो वो ग्लूटामेट है। और ग्लूटामेट को हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाए या फिर एक्साइटेटरी रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करे।
अब ये न्यूरॉन में भी रिसेप्टर्स में पाया जाता है, उनको उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया करता है। और जीलिया जीलिया एक सेल्स है जो न्यूरॉन सेल्स के साथ जो है ब्रेन में पाए जाते हैं। मतलब एक तो न्यूरॉन सेल्स है जो कि इम्पल्सिस का कैरी करते रहते हैं ना, ठीक है, लेकिन इनके साथ एक और सेल्स भी साथ मतलब होते रहती है, इनके साथ ही इर्द गिर्द होते हैं हमारे ब्रेन के एरिया में, मानी हमारे नर्वस सिस्टम के एरिया में, जिसके हम कह सकते हैं कि जिलिया। अब इसका ज़्यादा होना, मतलब ग्लूटामेट का ज़्यादा होना नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन में ज़्यादा होना एक साइटोटॉक्सिटी का जो है वो रिजल्ट बनता है। मतलब एक चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव असरात तो आएंगे, ठीक है। तो मीनिंग ये कि ये उन न्यूरॉन्स को मतलब मार देता है। और क्यों मार देता है? क्योंकि ग्लूटामेट जो है बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जब रिसेप्टर एक्टिवेट करता है अगले न्यूरॉन की, ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझा है, तो इट मीन्स के वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स पे जाके ग्लूटामेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ जाते हैं या उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और बाकी जो न्यूरो है उनको जो है वो मतलब जगह नहीं मिलती या उनको मौका नहीं मिलता कि वो भी रिसेप्टर्स को अपने मुताबिक एक्टिवेट करे और उनके साथ बेंड अप हो जाए, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि ग्लूटामेट ने बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स को ऑक्युपाई किया अगले न्यूरॉन को, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, और इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर अल्जाइमर डिजीज़ का भी मतलब कंडीशन बन जाते हैं इंसान का, स्ट्रोक फालिज भी आ जाता है और एपिलेप्सी के भी असरात आते हैं। क्योंकि ये जो ग्लूटामेट है ना, ज़्यादा होने की वजह से इस न्यूरॉन पे जब ज़्यादा आते हैं तो ये उस न्यूरॉन को ख़त्म कर देता है। अब ग्लूटामेट अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम हो तो ये साइकोसिस का रिजल्ट करता है। मतलब साइकोसिस ऐसी एक बीमारी है, एक एक न्यूरोसिस होती है, एक साइकोसिस। न्यूरोसिस आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों को देखती रहती है, जो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, जो आपके नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो, जो इतने सीवियर किस्म के नहीं होते साइकोलॉजिकली। लेकिन साइकोसिस वो प्रॉब्लम होती है जब आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जब आप बहुत सीवियर किस्म के मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, इस तरह हेलुसिनेशन हो गया, ठीक है। आपको स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट अक्सर जो होते हैं वो साइकोसिस कहलाए जाते हैं। मतलब आप सोशली आपको रखा ही नहीं जा सकता, जंजीरों में आपको बांध दिया जाता है, वो साइकोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं। तो ये जो है अगर ज़्यादा कम हो जाए तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो साइकोसिस में साइकोसिस के खदशात बढ़ जाते हैं। इंसोम्निया मीन्स कि आपको नींद फिर नहीं आती, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, मेंटल एग्जास्टेशन यानी मेंटली भी आप जो एग्जास्टेड हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, और आखिरकार जो है वो आपकी डेथ हो जाती है। एंट्रोपिन्स एक हमारे पास एक ऐसा न्यूरो या हार्मोन कह लें, लेकिन यहाँ पे हम न्यूरो का जिक्र इसका करेंगे इस तरह उस वे में, जो हमें पेन से रिलीफ देता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारे ब्रेन को जो पेन सिग्नल्स जाते हैं, पेन इम्पल्सेस जो जाते हैं पेन रिसेप्टर से, उसको लो करता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में कमी करता है, ठीक है। और एक मतलब जब आपका दर्द आप में पेन कम होगा तो ऑब्वियसली आपको जो है यूफोरिया मीन्स कि आपको खुशी का एहसास होगा। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर और एक्टिविटी की बात करें तो बिल्कुल ओपियोइड की तरह ये सिमिलरली वो काम करता है। ओपियोइड भी एक इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पेन का रिलीफ देता है, ठीक है, इंसान को। ये जो है हाइपोथैलेमस के विदन बनते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी बनते हैं, सिर्फ पेन के रिलीफ के रिस्पांस के लिए। और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी जब इंसान कंप्लीट करता है तब भी ये रिलीज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा इसका होना तो कुछ ख़ास सिम्टम्स का नहीं पता, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको एडिक्शन हो जाती है, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने के आदी बन जाते हो जब ये आप में बहुत ज़्यादा आ जाए। मतलब आपको एक तरह से एडिक्शन प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज करने का कि आप, और अगर बहुत कम हो तो ये फिर आपको जो है वो एक डिप्रेशन, हेडेक, एंजाइटी, मूड स्विंग्स और फाइब्रोमेल्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई वजह नहीं पता होता और आपको दर्द हो रहा होता है, तो उस चीज़ में भी उस चीज़ का फिर सबब बनता है जब बहुत कम हो। प्यूरिन यानी एडेनोसिन इसमें आता है। एडेनोसिन हमारे पास एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है, जिसका मेन काम होता है कि आपका अराउजल लेवल जो है, मतलब आपका जो एक्टिवनेस लेवल है उसको थोड़ा सा कम करे, सप्रेस करे, और आपकी जो नींद की जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है इसको इम्प्रूव किया जाए, यानी स्लीप साइकिल्स को इम्प्रूव करता है। अब ये जो है प्री साइनेप्टिक रीजन ऑफ हिपोकैम्पस
के एरिया में पाया जाता है और नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज ए डिप्रेसेंट काम करता है। अब आप कहो कि एज ए डिप्रेसेंट क्यों काम करता है? क्योंकि एज ए डिप्रेसेंट इसलिए काम करता है क्योंकि आपका जो, आपको अगर ये डिप्रेसेंट एज ए काम नहीं करेगा तो आप हर वक्त एक्टिव होगे। एज ए डिप्रेसेंट आपके मूड, आपको मतलब प्रेशराइज करता है कि आप सोएं, और आपकी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करता है, आपको थोड़ा डल मूड प्रोवाइड करता है ताकि आप एक्टिव ना रहे और आपकी बॉडी थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। मेन मकसद इसका यह है कि आपकी बॉडी को बैलेंस करे, यानी होम्योस्टेटिस के थ्रू या होम्योस्टेटिस के लेवल पे रखे, ठीक है। तो अब आता है कि हमारे पास जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो हीट को लेके, गर्माइश को लेके, और टच, मतलब जितनी भी सेंसरी चीज़ें हैं आप उसको लेके हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। मीन्स कि अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ गर्म है तो वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगी, थोड़ी सी भी कोई चीज़ आपसे टच होती है आपको बहुत ज़्यादा फील होगी। तो इट मीन्स कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। और ये एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मिस की है कि जो नहीं लिखा, कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा हुआ तो आपको बहुत प्रेशराइज़ करता है कि आपको हर वक्त नींद आने लग जाती है, आप हर वक्त सोना चाहते हो, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा डिप्रेसेंट काम करते हैं, तो डिप्रेसेंट मीन्स कि आपको लो रखता है ना, तो लो जब इंसान होता है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादातर नींद ही आती है। और फिर क्या होता है कि अगर बहुत कम पाया जाए तो इसमें क्या होता है कि आपको एंजाइटी और आपके नींद आने में मसले बनाता है, क्योंकि बहुत कम हो गया तो फिर आपको नींद कहाँ आएगी, फिर आप तो अराउजल लेवल में चले गए ना। तो कैफ़ीन, हम जो कॉफ़ी में मोस्टली कैफ़ीन होता है, तो ये क्या का, ये एडेनोसिन ब्लॉकर के ब्लॉक करने वाला काम करता है कैफ़ीन। अब जो लोग कैफ़ीन यूज़ करते हैं, चाहे वो कॉफ़ी के थ्रू यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि उनका एडेनोसिन लेवल ब्लॉक हो जाता है, और इससे क्या होता है कि वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक एक्टिव होते हैं, अपने काम करते हैं। इसमें इस मीन्स कि वो जो है वो, उनको सोने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स फिर वो सोना नहीं चाहते, क्योंकि एक्टिव हो जाए एक इंसान तो फिर वो तो सोना नहीं चाहेगा। तो इस मीन्स के स्लीपिंग पैटर्न में भी उनको प्रॉब्लम है। और ये जो है वो कहते हैं कि रिकमेंड नहीं किया जाता कि कैफ़ीन आप ड्रिंक करें लेट डे में जाके, मतलब यहाँ, मतलब शाम के वक्त, रात के वक्त जो है आपको ये अलाउ नहीं किया, रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है वो कैफ़ीन को ड्रिंक करें, क्योंकि आपके एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है, जो कि फिर आपको नींद नहीं आती बाद में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे पास है, ये मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी दोनों में पाया जाता है। अब इसका जो रोल है वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में ज़्यादातर होता है, ट्रांसडक्शन एंड कम्युनिकेशन विद जीनियसिस। मीन्स के आपके ऑटोनॉमिक कंट्रोल में वही होता है कि आपके जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, जिस तरह हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इसमें एक जिस तरह प्रोसेस होता है, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन पल्सेस के थ्रू आती जाती है, ये हो गया सेंसरी ट्रांसडक्शन। मीन्स के आप जब सेंसरी रिसेप्टर से जो इम्पल्स या एनर्जी जो मिलती है आपको, बस उसको आप किस तरह जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो ताकि वो ब्रेन तक जा सके, वो एज ए इम्पल्स, ठीक है। ये काम इसमें भी आप होता है। और कम्युनिकेशन, और जो जीलिया सेल्स जो कि न्यूरॉन्स के आसपास जो सेल्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इसमें जो पास होते हैं उनके साथ किस तरह कम्युनिकेट किया जाए। अब इनका, इसका मेन फंक्शन क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, कि ये जो है ना सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर जो सेल बॉडीज जो है ना, वो सेल को मॉनिटर कर रही तो होती है, सेल को एनर्जी दे रही होती है कि वो अपने काम को करे। वही एनर्जी जो सेल के बीचों बीच लेके जाने वाला काम है ना, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करता है। यानी सेल टू सेल जो उनके बीच जो एनर्जी जाती है ताकि वो अपना काम को सरंजाम दे सके, अपने काम को कंटिन्यू कर सके, ये वो काम करता है। ये एनर्जी को इन सेल के बीचों बीच लेके जाता है। और ये एक्साइटरी बहुत से रीजन ब्रेन के रीजन में होता है, जो कि हिपोकैम्पस और सोमेटोसेंट्रिक कॉर्टेक्स का जो एरिया था उधर एज एक्साइटरी काम करता है, मतलब उधर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एसिटाइल कोलिन हमारे पास एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दोनों में काम करता है। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो चीज़ कुछ चीज़ को हैंडल करता है। आपने एटॉमिक नर्वस सिस्टम देखा होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो सिम्पैथिक डिवीजन अगर आपको याद हो तो उसमें इमरजेंसी के लेवल में हार्ट बीट तेज़ होता है, इंसान के जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में। लेकिन अब उस सिचुएशन को जब वो नॉर्मल में
लाने का वो कौन सा नर्वस सिस्टम किरदार अदा करता है, वो ये है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो कि इमरजेंसी के बाद सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ये अपना रोल अदा करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा को लो कर देता है, नॉर्मल कर देता है। इस तरह के सख्त सिचुएशन को नॉर्मल की तरह लेके आने में जो है पैरासिम्पैथिक डिवीजन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो कहते हैं कि ये इन 2 जगहों पे पाया जाता है और इसका जो मेन फंक्शन है वो ये कि आपकी मसल मूवमेंट, यानी आप अपने मसल को किस तरह मूव करते हैं, इसमें किरदार अदा करता है। फिर मेमोरी लर्निंग एसोसिएटेड विद मोटर न्यूरॉन्स, यानी लर्निंग एसोसिएटेड मोटर न्यूरॉन्स मीन्स कि अगर आप जब गाड़ी सीखते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने मोटर स्किल्स भी तो डेवलप कर रहे होते हैं कि आप अपने हाथ पैर, जो है साइकिल अगर सीख रहे हैं तो पैर हिला रहे हैं, ठीक है, और हाँ गाड़ी सीखने में हाथ और विजन ये सब कुछ होता है। तो ये क्या हुआ कि आपकी लर्निंग एसोसिएटेड है मोटर न्यूरॉन्स के साथ। और फिर बहुत ज़्यादा होना इसका क्या करता है कि स्लाइवेशन और मसल आपके वीक कर देता है, आपके विजन को ब्लर कर देता है, इवन के पैरालिसिस तक भी आपको ले जा सकता है। और बहुत कम अगर आपकी बॉडी में ये हो तो इट मीन्स कि आपके मेमोरी इम्पेयरमेंट और लर्निंग में कुछ इम्पेयरमेंट आ सकती है, आप सीख नहीं सकते मेमोरी में। और मेमोरी के प्रॉब्लम्स के बाद आपको ये जो है वो डायमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़ जैसा भी चीज़ों का सामना कर सकते हैं वो लोग जिनमें ये काम होता है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.